हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या है, क्या इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले सॉलिड है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी बात करें। ठीक है, तो सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, कि सॉलिड का फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। तो उस पॉइंट्स को थोड़ा रिकॉल करें, लिख लेते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कि जो सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सेकंड पॉइंट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है, हाई होता है। यानी हम लोग बात करेंगे हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि जो सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, ठीक है, तो बात करें यहां पे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो लिखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर लो, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे। अट्रैक्शन आ गया, सोचो कि अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा आदि, तो क्या होगा, अट्रैक्शन हाई है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करें आप कि सॉलिड क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल, जिसको आप आसानी से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। इनकॉम्प्रेसिबल, रिजिड एंड रिजिड, these are the important points about solids। कि सॉलिड हालांकि आप जानते हैं, लेकिन तभी मैंने स्टार्टिंग किया तो रिकॉल कर दिया आपको कि सॉलिड के ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसको आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्या करने इस चैप्टर में, क्या पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या क्या करने हैं हम लोगों को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग सॉलिड को टू टाइप्स में डिवाइड किए। ठीक है, कि जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे कितने टाइप्स में, टू टाइप्स में। कौन कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, first one is crystalline solid and second one is amorphous solid। तो crystalline solid क्या है, इसको जानते हैं। यदि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो, फिक्स पैटर्न यानी रेगुलर पैटर्न। ठीक है, यानी सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड एंड रेगुलर, यानी डिफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी मैं लिखता हूं डिफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट, डिफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का।
ठीक है, ये क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट होंगे सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो वो कहलाएंगे एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये जो सॉलिड यदि डिफरेंट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो ये जो सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, हाई ऑर्डर्ड सॉलिड होंगे। ठीक है, बोल सकते हैं आप दिस इज हाईली ऑर्डर्ड। ठीक है, और ये क्या होंगे, लेस ऑर्डर्ड होंगे, लेस ऑर्डर्ड होंगे। ठीक है, हाईली ऑर्डर्ड भी होंगे और वो लेस ऑर्डर्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड के सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल डिफरेंट एंड रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट। जब डिफरेंट और रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसके बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यदि रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, शार्प होगा, हाई होगा, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यदि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, शार्प होंगे, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, नॉट शार्प। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा बिकॉज़ द अरेंजमेंट इज नॉट फिक्स्ड, इरेगुलर अरेंजमेंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होने का मतलब क्या है, एक रेंज ऑफ टेंपरेचर तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, वेरी करेंगे, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं है, और फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं है तो इसके, ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प नहीं होगा। ठीक है, तो बात करें दीज आर डिफरेंस, और सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है देखते हैं थोड़ा। ये क्रिस्टलाइन हम लोग देख रहे थे और उस साइड में देख रहे थे क्या, एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, देखते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो क्या कहलाएंगे, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट physical properties in different direction, properties in different direction, अलग अलग डायरेक्शन में यदि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एज पर फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जांपल क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एज पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने किसी आयंस के क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल बना रहा हूं, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, मान लिया जाए आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ क्या लिख रहा है, कैटायंस, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ कैटायन अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ कौन दिख रहा है, एनायंस दिख रहा है, तो एनायंस सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। इससे इस पिक्चर से क्या समझ में आया, इस पिक्चर से यही बात समझ में आया कि अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या हैं, अलग अलग है, और यदि अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो वो क्या कहलाएंगे, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर।
ठीक है। जैसे और बात करो मैं, आप जब, ठीक है, आप जब ग्रेफाइट का स्टडी करोगे तो ग्रेफाइट में आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जानते होंगे, ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि वन डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है और दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंडक्ट किया है ग्रेफाइट में और वन डायरेक्शन नहीं किया है। तो किसका एग्जांपल होगा? ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा ना, तो क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और दूसरे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। यानी वन डायरेक्शन में करंट बहता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं बहता है। तो ठीक है, बहुत और भी आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो एनिसोट एंड आइसोट्रॉपिक का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या, इन ऑल डायरेक्शन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, कि सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो, ठीक है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोट्रॉपिक मींस सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। तो हम लोगों ने देखा कि एनिसोट्रॉपिक क्या है और आइसोट्रॉपिक क्या है। और सबसे आखिरी पॉइंट, एक पॉइंट और जान लेंगे हम लोग कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो उसको हम लोग ट्रू सॉलिड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ट्रू सॉलिड, बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड पैटर्न, सो इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड, ठीक है। आप लोग नोट भी करते चलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड का नाम देंगे और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड का नाम देंगे। इसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। सर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल नहीं बताए, क्यों ऐसा? अरे मैं अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी देखूंगा कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसको हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो हम पे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट लिखें, नेक्स्ट लिखें, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए या, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे, ठीक है, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड किए, ठीक है। फर्स्ट में बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, लिख देता हूं मैं अब, ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force, on the basis of intermolecular force, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी 4 टाइप्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो सबसे वो 4 टाइप्स क्या है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आयोनिक सॉलिड, ठीक है, एंड सेकंड इज, आप लोग जानते होंगे आयोनिक सॉलिड, ठीक है, कि फर्स्ट वन इज आयोनिक सॉलिड एंड सेकंड वन इज कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। बहुत 4 टाइप्स में हम लोगों ने पहला देखा आयोनिक सॉलिड, सेकंड इज कोवैलेंट सॉलिड, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं हम लोग इसको। एंड थर्ड इज क्या,
एंड थर्ड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने 4 टाइप्स की सॉलिड के बारे में स्टडी किया है। पहला आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड में जो फोर्स क्या लगेंगे, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लगेंगे वो आयोनिक बॉन्ड, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कि आयनिक सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे वो लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल की बात कर लो, NaCl, KCl, these are the example of ionic solid। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस के बीच बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फोर्स लगता है वो है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो किसके बीच लगेगा, बिटवीन कैटायन और एनायंस। दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में कौन सा फोर्स होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। और कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड इसलिए बोला जाता है कि कोवैलेंट का बॉन्ड का एक नेटवर्क बनते जाता है, आगे बढ़ कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है, धीरे धीरे नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते क्या हो जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी कारण इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, और तो कोवैलेंट बॉन्ड्स इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एज फॉर एग्जांपल बात करो तो ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्या, कोवैलेंट सॉलिड। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो गए और कोवैलेंट बॉन्ड जुड़ते जुड़ते क्या एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। थर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, फोर्थ मैंने मिस्टेक्स लिख दिया, फोर्थ है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो देखते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है उसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मिटा लूं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए। ठीक है, थोड़ा देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोगों ने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट इज नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड में, ठीक है, फर्स्ट इज नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आर्गन, हीलियम, I2, Cl2, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉलिड है। तो इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, देखते हैं। होता क्या है कि जो नॉन पोलर सॉलिड हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, ठीक है, देखते थोड़ा यहां ध्यान देते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या बोल सकते हैं जो एटम्स हैं, मान लीजिए आर्गन एटम्स था, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं और रोटेट करते करते एक डाइपोल का ये जनरेशन कर देते हैं। देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते करते, ठीक है, इसके डाइपोल का एक फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि एक डाइपोल बन जाए। ठीक है, तो डाइपोल बनता है, मान लीजिए इसका पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और नेगेटिव चार्ज यहां पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल।
इंड्यूस्ड डायपोल। अभी एक एटम था, कोई आर्गन एटम जो लेना है ले लीजिए आप, ठीक है। वो क्या हुआ, जब दूसरे आर्गन एटम के पास आए तो वो क्या कर दिए, एक डायपोल इंड्यूस कर दिए। फिर क्या किया, इसके नजदीक कोई दूसरा आर्गन एटम आया और वो भी डायपोल के फेस में आया, ठीक है। यहां पे क्या है, वो लेके आया, वो निगेटिव चार्ज अपना लेके आया और यहां पे क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए इंड्यूस्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के बीच कुछ फोर्स लगेगा, ये भी इंड्यूस्ड डायपोल है दूसरे, ठीक है, एटम का, तो इसके बीच क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। और वही फोर्स कहता है लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स लगता है वो है लॉन्डन डिस्पर्सन फोर्स या सिंपली लॉन्डन फोर्स भी आप बोल सकते हो। दैट फोर्स इज क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यानी जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास इस तरह से ओरिएंटेट होते हैं कि डायपोल का जनरेशन कर लेता है, और एक डायपोल दूसरे डायपोल से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। फोर्स ऑपरेट होता है दोनों के बीच, वही क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो आपने ये भी समझ लिया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्स लगता है वो क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या लॉन्डन फोर्स, ठीक है। अब हम लोग इसी के दूसरे पार्ट को देखते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से समझते हैं। दूसरा है पोलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, जैसे HCl, ठीक है। HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और एग्जांपल आप लिख सकते हो SO2, ये भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फोर्स लगता है वो लगता है डायपोल इंटरेक्शन। क्या लगता है, डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन। देखो एग्जांपल से समझते हैं कि HCl का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे क्या चार्ज होगा, डेल्टा प्लस, यहां पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, यहां पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, यहां पे क्या होगा, डेल्टा माइनस। तो होता क्या है कि इसके ये जो पोलर मॉलिक्यूल है कंसिस्ट ऑफ डायपोल, यानी एक क्या दिखा सकते हो, प्लस माइनस, बगल में फिर क्या रहेगा, प्लस माइनस, फिर इस तरह से सो ऑन, ठीक है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, एस ऑन। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, डायपोल इंटरेक्शन। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आया। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने आपको फर्स्ट में बताया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स क्या लगता है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स लगता है वो इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। और जो पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगता है वो क्या है, डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड का थर्ड पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एज फॉर एग्जांपल बात करो H2O आइस, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बात करें कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसके बारे में तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। तो H2O आइस जो है उसमें क्या, कौन सा फोर्स काम करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है।
तो हमने देखा भी 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन देख लिया। कौन कौन देख लिया? आयनिक सॉलिड, दूसरा हमने देखा कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, तीसरा आपने देखा क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या देखा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। कौन कौन? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड सबसे लास्ट टाइप्स जो है सॉलिड की क्लासिफिकेशन में, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें जो सबसे लास्ट टाइप है वो है मेटालिक सॉलिड। क्या है? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड यानी मेटालिक सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो क्या है? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कौन बनाएगा? मेटल बनाएगा। और कौन बनाएंगे? मेटल बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल सोडियम, आयरन, डीसी, जो भी मेटल है वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, वो करेंगे मेटालिक सॉलिड। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने, कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है इसको जानेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पे देखेंगे अब क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस है क्या? कि जो यदि बात करो आप रूम की, तो रूम ये कमरा है, इस कमरे के जैसा आप 2-4-10,000 कमरे को एक साथ कंबाइन कर दो तो एक लैटिस बन जाएगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो रेगुलर 3D स्ट्रक्चर है, एलिमेंट है, ठीक है, किसका? एटम का, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। तो लिखेंगे स्टैटिक पॉइंट्स। द रेगुलर 3D element of लिख देता हूं मैं भी, the regular 3D arrangement of constituent particle in a space, is called crystal lattice. Is called crystal lattice. यानी जो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसका रेगुलर जो 3D अरेंजमेंट है वो क्या कहलाते हैं? स्पेस लैटिस। ठीक है, या क्रिस्टल लैटिस भी हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप क्रिस्टल लैटिस का फोटो देखेंगे तो क्या करेंगे आप? क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के वैसा फोटो बना देंगे आप। ठीक है, वही क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। क्रिस्टल लैटिस आपने देखा कि रेगुलर जो 3D डायमेंशन अरेंजमेंट है जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का स्पेस में, वही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। अब इसको हम इस क्रिस्टल लैटिस को एक रिपीटिंग पार्ट को कट करेंगे तो उससे क्या बनेगा? यूनिट सेल। तो अब एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल? ठीक है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस in all direction. The smallest, लिखता हूं मैं, आधी राइट करें, the smallest repeating unit of a crystal lattice, the smallest repeating unit of
a crystal lattice to form entire lattice is called unit cell, is called unit cell. यूनिट सेल क्या है कि जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का, जो कि इंटायर यूनिट सेल इंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन करे, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनिट सेल। एज फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक पिक्चर बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने क्यूब बनाया है, तो ये क्यूब क्या है, मैंने क्रिस्टल सिस्टम से एक इस तरह का रिपीटिंग पार्ट को कट करके निकाला है, और यही रिपीटिंग पार्ट को आप इसके ऊपर क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के बगल में क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब, क्यूब के राइट साइड में क्यूब, यानी हर डायरेक्शन में यदि आप क्यूब अरेंज कर देते हो तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। और उसी क्रिस्टल से आप इस तरह का क्यूब आप रिमूव कर लेते हो तो क्या बन जाएगा, यूनिट सेल बन जाएगा। यानी यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस टू फॉर्म एंटायर लैटिस, ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल है, ठीक है। और यूनिट सेल में क्या होंगे, अरेंजमेंट होंगे, एटम्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। एटम्स का अरेंजमेंट जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और देख ले यूनिट सेल के बारे में। मान लिए एक्स एक्सिस है, मान लिए वाई एक्सिस है, मान लिए जेड एक्सिस है। चलिए हम थोड़ा फोटो को क्लियर कर दें। ठीक है, ध्यान देंगे आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको बोलते हैं ए, एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, ए, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, बी, और जेड एक्सिस के इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, सी, ठीक है। ये एंगल क्या रहता है, अल्फा, ध्यान समझिएगा, ये एंगल क्या कहलाया, अल्फा, ये एंगल क्या कहलाता है, बीटा, और ये एंगल क्या है, गामा, ठीक है। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और यूनिट सेल को आप कंबाइन करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। यूनिट सेल तो क्रिस्टल का रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। यदि आप इसको कंबाइन करते करते क्या बना सकते हैं, आप क्रिस्टल बना सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम का ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट करके क्या बनाएंगे, एंटायर लैटिस बना लेंगे। वही तो है यूनिट सेल कि जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, अच्छा, ये यदि आप बात करें यूनिट सेल का, तो इससे बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम बनाए जा सकते हैं कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम से अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल मिलते हैं, ठीक है। जैसे बात करें यहां पे, यदि A इक्वल टू B इक्वल टू C, यदि यूनिट सेल ये देख के हम यूनिट सेल के बारे में पता लगा के क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जा सकता है। उसमें कितना एटम्स होगा, कहां पे क्या होगा, यानी हमको यूनिट सेल दे दिया जाए तो हम क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉइंट्स कि यूनिट सेल में ये इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया, और अल्फा बी इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे यूनिट सेल कौन सा क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, क्यूबिकल क्रिस्टल या क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने देखा यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में जान के हम लोगों ने क्या बता दिया, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में,
कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी आया तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 यदि दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल जो आया वो किससे आया होगा, वो क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम से आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।